चंदौली से महेंद्रनाथ पांडे 4036 वोटों से पीछे हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह 546 वोटों से पीछे हैं और रुझानों में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी पीछे हैं। तो कहीं न कहीं रुझानों के अनुसार अब तक जो देखा गया है उस हिसाब से बीजेपी के कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो रुझान सामने आ रहे हैं, यानी अगर बात की जाए एनडीए के खाते में 200 से ज्यादा यानी कि 297 सीट अब तक गई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के पास 227 सीट गई है। कहीं न कहीं सरकार एनडीए की भी बन रही है, क्योंकि एनडीए इंडिया गठबंधन से काफी आगे दिख रहा है और इतना बड़ा वोटिंग गैप अब नहीं आएगा। अगर 297 वोट एनडीए के गठबंधन में गए तो 227 और 297 एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं जो एनडीए है वह अपनी सरकार बनती दिख रही है। जी, क्या लगता है सार्थक जी आपको, यह जो वोटिंग दिख रही है 297 सीट एनडीए के खाते में गई है और 227 सीट अब तक इंडिया गठबंधन के खाते में गई है, यही रुझान होने वाला है या कोई बड़ा चेंज हमें चंद घंटों में देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि एनडीए लगातार आगे बढ़ रही है, 297 सीटें अब तक एनडीए के खाते में गई है, वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 227 सीटें गई है। जो रुझान अब तक आए यानी 12:15 अभी हो रहा है और ये रुझान जो अभी तक के आए हैं, इन्हीं रुझानों से आगे के अनुमान लगाए जा सकते हैं कि सरकार तो एनडीए की बनेगी, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन भी एनडीए को टक्कर दे रही है। कैसे दे रही है? क्योंकि 297 और 227 का जो बीच का गैप है सीट का, ये बहुत बड़ा गैप है। लेकिन जैसे बात कर ले 2-3 राज्यों की, अगर बात कर ले पश्चिम बंगाल की या उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार बीजेपी को इतने कांटेदार टक्कर मिलेगी, वो भी उन हॉट सीटों से जहां पर बीजेपी ने काफी काम किया है। बात करें मथुरा की, चाहे अयोध्या की, फैजाबाद सीट की, फैजाबाद लोकसभा सीट में भी लगातार कांग्रेस के जो सांसद प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। मथुरा में भी हेमा मालिनी कुछ वोटों से पीछे चल रही हैं। तो एक अगर देखा जाए तो एक कांटे की जो टक्कर है वो देखने को मिल रही है। कहीं न कहीं जो बीजेपी है, बीजेपी अपना पूरा दमखम जिस तरह से लगाई, उसी तरह से जनता की नब्ज पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने भी टटोली। पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, जो बड़ा राज्य जहां पे चुनाव के हर एक बिसात बिछती है, वहां पर अगर बीजेपी की कम सीटें निकल रही है तो ये बहुत बेहद चिंता की बात है। वहीं पश्चिम बंगाल में ये पहले से तय था कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी की सरकार टीएमसी आती जा रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। तीसरी एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसमें बीजेपी ये बोल रही है कि 400 पार का जो नारा बीजेपी लगातार पहले से लगाते आ रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे लगाते आ रहे हैं, वो 400 पार अब नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि 300 पार होना बड़ी अब बातें दिख रही है। तो 400 पहुंचना बहुत मुश्किल है, 400 पार तो नामुमकिन अभी साबित हो रहा है। 297 कुल सीटें अभी मिली है एग्जिट पोल के हिसाब से, जो अभी की जो काउंटिंग चल रही है, माफ कीजिएगा, उसके हिसाब से, और 300 पहुंचेगी बहुत खींच के, और 400 पार पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो कहा जा सकता है जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी को इस वक्त सबसे हाई लेवल पर बैठ के लीड कर रहे हैं, उनके लिए शेरवानी तैयार की है, लेकिन वो शेरवानी 36 इंच के छाती के लिए नहीं तैयार की है। इस बार कहीं न कहीं सबक भी हो सकता है जनता दे, पर अभी कई राउंड बचे भी हुए हैं, कई राउंडों के बाद ही काफी चीजें सामने आएगी। और दूसरी एक और बड़ी चीज, सेंसेक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 45,000 अंकों से सेंसेक्स डाउन हुआ है, धड़ाम से गिरा है, और वहीं निफ्टी भी जो है कई अंकों से नीचे गिरा है। तो शेयर मार्केट पे बड़ा असर देखने को मिला है। शेयर मार्केट क्योंकि देश की जो इकोनॉमी है उसके लिए बड़ा एक सपोर्ट करती है, और उस बीच शेयर मार्केट जिस तरह से गिरा है, ये कहीं ना कहीं एक बेहद चिंता की बात है। पर चुनाव के जब आंकड़े सामने आ जाते हैं, जब सरकारें बन जाती है, फिर उसी हिसाब से शेयर मार्केट वापस से अपने लेवल पर आके शुरू हो जाता है। जी, धन्यवाद सार्थक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी दी।